Good morning to all. Let's start our video. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। हमने न्यूमेरिकल्स लगाए थे, उसमें व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया था और आपसे कहा भी गया था कि आगे हम इसके बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है। व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं और उन चारों प्रतिरोधों में से किन्हीं 3 प्रतिरोधों का मान हमको पता होता है और चौथे प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर इसको हम समझना चाहें तो वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने सन 1843 में 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष परिपथ का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से हम इस 4 प्रतिरोधों में से किसी एक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस विशेष परिपथ को ही व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। 4 प्रतिरोध इसमें लगेंगे जिनमें से 3 की वैल्यू आपको पता होगी और चौथे जो आपका प्रतिरोध है उसकी वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप इसकी रचना को समझते हैं। अगर इसकी रचना की बात करें तो सबसे पहले हम इसका फिगर देखते हैं। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, पी क्यू आर एस। ये 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं और ये चारों प्रतिरोध लगकर एक कैसी आकृति बना रहे हैं, एक चतुर्भुज की आकृति बना रहे हैं, जिसके ए और सी बिंदु जो है आपका, ये बिंदु ए और ये बिंदु सी, इनके बीच में यहाँ पर देखिए एक सेल जुड़ा हुआ है और जो बिंदु बी और डी है इनके बीच में यहाँ पर जो जी लिखा है, जी फॉर होता है आपका गैल्वानोमीटर। इसको धारा मापी कहा जाता है। इससे हम विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। जैसे एक आपको बताया गया था, आपका होता है अमीटर, जिससे हम विद्युत धारा के मान ज्ञात करते हैं। उसी तरह एक होता है गैल्वानोमीटर। अमीटर सिर्फ पॉजिटिव विद्युत धारा का मान बताता है, जबकि गैल्वानोमीटर की जो सुई है वो बीच में लगी होती है जीरो पर। वो पॉजिटिव साइड भी जाती है और निगेटिव साइड भी। तो बीच में एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और एक कुंजी और लगी है K2। इसी रचना को हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS लगे हैं जो चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। बिंदु ए और सी के बीच में ए और सी के बीच सेल तथा बी और डी के बीच धारा मापी जोड़ा जाता है। तो ए और सी के बीच में क्या जोड़ा गया है, सेल, और बी और डी के बीच में क्या जोड़ा गया है, धारा मापी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गैल्वानोमीटर। रचना के बाद बात आती है इसकी सिद्धांत की। तो जब इसके सिद्धांत की बात हम करते हैं तो हम इसमें संतुलन दिखाते हैं। यानी संतुलन की स्थिति कब होगी, जब बीच में जो गैल्वानोमीटर है उसका जो आपका सुई है वो विक्षेप ना करे, यानी वो जीरो पर ही रहे, उसमें कोई रीडिंग ना आए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि हमारा ये जो परिपथ है ये संतुलन की स्थिति में है। तो हम सेल से धारा प्रवाहित करेंगे और सेल से धारा प्रवाहित करते समय हम देखेंगे जो बीच में गैल्वानोमीटर लगा है वो धारा के मान को कितना बता रहा है। और अगर धारा का मान जीरो आया, यानी गैल्वानोमीटर में विक्षेप नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि ये परिपथ संतुलन में है। यदि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। इस कंडीशन में आपका जो सेतु है संतुलित होगा। अब देखिए यहाँ पर फिगर में भी लिखा है Ig बराबर 0, अतः Ig बराबर 0 जब कोई विक्षेप नहीं होगा। पहले ही बताया सुई कहाँ रहेगी है, बीच पे, जीरो में। अब विक्षेप नहीं हुआ मतलब जीरो पे थी, जीरो पे ही रही,
तो गैल्वानोमीटर में धारा का मान कितना आया 0, तो Ig बराबर 0। ये इसका सिद्धांत है। अब आगे चलते हैं, इसके व्यंजक या सूत्र को देख लेते हैं। फिर से फिगर की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने फिगर ले लिया। आपको फिगर सिर्फ एक बार बनाना है, तो व्यंजक या सूत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो हमने अभी पिछली क्लास में किरचॉफ का नियम पढ़ा, वही यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, दो लूप बन रहे हैं। पहला लूप आपका ABDA, यानी ये आपका एक लूप, और दूसरा लूप आपका बन रहा है ये। लूप का मतलब आपको बताया था बंद परिपथ, शेप कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो दो लूप आपके बने। तो पहले लूप से हमने बात की, यहाँ पर लूप ABDA में। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस पूरे लूप में कहीं सेल लगा है। कौन से लूप में? आपका AB, यानी इस वाले लूप की बात हो रही है, इसी के बीच में रहिएगा। तो इस लूप को अगर हम देखें तो कहीं पर कोई सेल नहीं लगा है, यानी विद्युत वाहक बल कितना हो गया 0, जब सेल नहीं लगा, बराबर। अब हम चलते हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन की ओर। तो सबसे पहले हम पहुँचे I धारा लेकर कौन से प्रतिरोध पर? P पर। तो यहाँ से हो गया आपका I1P। फिर इधर से घूमते हुए नीचे आए। अब यहाँ पर हमारी डायरेक्शन हो जाएगी इधर। जब डायरेक्शन इधर हुई तो हमने देखा धारा हमारे सामने से आ रही है। I2 धारा जो है, हमारी डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट मिलेंगी तो क्या लग जाएगा? माइनस, और हो जाएगा आपका I2 और साथ में उस प्रतिरोध कितना है आपका R। तो किरचॉफ के नियम से हमने ये वैल्यू निकाली। इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि 0 बराबर I1P माइनस I2R। माइनस वाले टर्म को इस पार भेजा तो हो जाएगा आपका I2R बराबर I1P, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकेंड लूप जो है आपका, उसको देख लिया। तो दूसरे लूप को देखते हैं। इस दूसरे लूप में भी हम धारा देखिए I1 इधर चल रही है, हम इस तरफ से यूँ घूमकर ऊपर की ओर गए। धारा कितनी आ रही है? I1। पहली बात, सेल कोई लगा है इस लूप में? तो नहीं लगा है, मतलब 0, बराबर I1 धारा आ रही है आपकी, तो I1। प्रतिरोध कितना है? Q1। माइनस क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं नीचे इधर की ओर और धारा आ रही है ऊपर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए I2S। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। इस वैल्यू को भी यहाँ पर देखिए आपने लिखा है कि लूप BCDB में वैल्यू लिख लिया। I2S को फिर इस पार भेजा, आ जाएगा प्लस में, तो I2S बराबर I1Q, समीकरण नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 व 2 से दोनों को कर देना है भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? I2R अपॉन I2S, पहले ऊपर वाली समीकरण बटे नीचे वाली समीकरण, बराबर है आपका I1P अपॉन I1Q। यहाँ पर I2 से I2 कटा, यहाँ I1 से I1 कटा, जो बचा उसको हमने लिख लिया। तो बचा R/S बराबर P/Q। अब जो एक आदर्श रूप है, हम लोग ABCD हमने पढ़ा है, PQRS चलता है, तो PQ को पहले लिख लेते हैं। तो P/Q बराबर R/S, ये आपका सूत्र प्राप्त हुआ। अब हम जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल इसका आता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सा ज्ञात करना है हमें, और हम इसी फॉर्मूले में उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप समझ सकते हैं, कितनी काम की चीज़ें, वो बस देखिएगा। आप अगर देखें तो यहाँ पर क्या है? PQRS, ये 4 आपके प्रतिरोध हैं। आपको बस क्या करना है? P और R के नीचे बटा लगा दीजिए और Q और S के नीचे बटा लगा दीजिए।
यानी आप डायरेक्ट वे में अगर यहाँ पर आप लिख दें कि P/R बराबर Q/S तो भी आपकी वैल्यू सही होगी। यानी फॉर्मूला इस्तेमाल करते समय आपको देखना नहीं है कि कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है, बस आपको एक लाइन से PQRS जैसा फिगर में लिखा है वैसा लिखिए और आप क्या कर दीजिए, बीच में लगा दीजिए बटा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप इक्वेशन को देखिए, P/Q R/S अगर आप तिरछा गुणा करो तो Q उठ कर आएगा यहाँ, R जाएगा यहाँ। साथ में इसमें एक और कॉन्सेप्ट PQ लिखा है, इस PQ के बीच में बटे लगा दीजिए, इस RS के बीच में बटे लगा दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, P/Q बराबर R/S। ये इक्वेशन आपकी यही है। तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राफ को देखिए। आपका जब पेपर में अगर न्यूमेरिकल में आ गया ये, तो आप सिर्फ वैल्यूज़ को देखिए और चाहे आप उसमें इस तरह बटे लगा दीजिए, आप यहाँ पे बटे करके वैल्यू निकाल दीजिए, और चाहे आप उसमें यहाँ पर बटे करके वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर दोनों से आपका आ जाएगा। एक जो सबसे बड़ा आप लोगों से प्रॉब्लम होता है इसमें वो समझिएगा, जब एक ग्राफ बनाते हो आप लोग पेपर में, तो आप पेपर में क्या करते हो, जैसे ABCD हम लोग वैल्यू रखते हैं वैसे ही आप चलते हो, लिखते हो यहाँ पर PQR और S, एक सीरियल में चलते हो, PQRS जो हम लोग बचपन से चलते हुए आ रहे हैं। यहीं पर आपकी हो जाती है मिस्टेक और आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि PQ पहले यहाँ से शुरू किया PQ, फिर यहाँ से ही R, फिर यहाँ से S। फिगर में इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही।